अब हम फ्लो टेबल टेस्ट देखने वाले हैं, जो कि हाई टू वेरी हाई वर्केबिलिटीज के लिए यूज किया जाता है। इसको मेजर करने के लिए एक अपैरेटस यूज किया जाता है जिसको कहा जाता है फ्लो टेबल, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं इस टेबल में, जो ऊपर की इस टेबल की जो प्लेट है उसका जो डाया है वो 75 सेंटीमीटर के अराउंड है, और ऊपर जो स्लम्प रखा हुआ है, स्लम्प जैसा रखा हुआ है, क्योंकि इसके डायमेंशन थोड़े अलग हैं। इस कोन के डायमेंशन अलग हैं। स्लम्प कोन में तो आप लोगों ने 10, 20, 30 देखा था। यहाँ पर 17 सेंटीमीटर टॉप डाया होता है, 25 बॉटम, और हाइट यहाँ पे 12 सेंटीमीटर के अराउंड यहाँ पर रहती है। इसको 2 लेयर्स में भरा जाता है। हर लेयर को आपको कॉम्पैक्ट करना है अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद जब आप ये कोन हटाएंगे, तो इसको हटाने के बाद आपको ये, जब आप फ्लो टेबल ऑपरेट करेंगे अगेन, तो 12.5 आपकी उसकी हाइट से, 12.5 mm की हाइट से इसको गिराएंगे, फॉल कराएंगे, ठीक है ना। सो इसको ड्रॉप, मतलब इस तरीके से वाइब्रेट करेगा। 12.5 mm की हाइट से ये बार बार क्या करता रहेगा, ऊपर नीचे जाएगा। और कितनी बार ऐसा करना है आपको, 15 सेकेंड में 15 बार करना है। कितनी बार करना है, 15 सेकंड में 15 बार आप लोगों को ये करना है बच्चों। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो यहां पर इसके हमें क्या मिलेगा, जो कंक्रीट होगा, जब आप इतनी हाइट से इसको फॉल कराएंगे और इतनी बार कराएंगे, तो कंक्रीट आपका इस टेबल के ऊपर फ्लो करने लग पड़ेगा, ठीक है ना। तो 6 डायरेक्शन में वो फ्लो करने लग पड़ेगा, और आप फ्लो परसेंटेज निकालेंगे वहां से। और फ्लो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, फ्लो परसेंटेज निकाला जाएगा एवरेज डाया स्प्रेड इन सेंटीमीटर माइनस 25 अपॉन 25 इंटू 100। मतलब जब आपने ये कंक्रीट कितना स्प्रेड कर गया, इस पूरी प्लेट में कितने दूर तक स्प्रेड कर गया, तो फ्लो परसेंट कैसे निकालेंगे, एवरेज डाया स्प्रेड इन सेंटीमीटर माइनस 25 होल डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100। तो यहां से आपको फ्लो परसेंटेज मिल जाएगा। ये लाई करती है 0 से 150 के अराउंड। फ्लो परसेंटेज आपकी 0 से 150 के अराउंड यहाँ पर बच्चों लाई करती है। क्लियर है इतनी चीज। चलिए, अगर इतनी चीज क्लियर है तो गौर रखने वाली बात यह है, कितने सेकंड के लिए कितने ब्लोज। नंबर ऑफ ब्लोज 15 रहते हैं 15 सेकंड में। हाइट ऑफ फॉल क्या रहती है, 12.5 mm के अराउंड यहाँ पर रहती है। इस टेबल के डाया कितना है, 75 सेंटीमीटर है, और ऊपर उस कोन का डाया कितना होता है, नीचे वाला 25 और ऊपर वाला 17 के अराउंड यहाँ पर बच्चों को रहता है। क्लियर ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। तो यहाँ से आपको पता चली गया होगा ऑब्वियसली, जिसे कहते हैं जो जितना ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा वो फ्रूट की फॉर्म में होगा, या जिसकी वर्केबिलिटी जितनी ज्यादा बच्चों यहाँ पर हाई होगी, तो उस केस में क्या होगा, आपका ज्यादा वर्केबिलिटी के लिए ही होगा, है ना। तो मतलब अगर फ्लो परसेंटेज आपका हायर साइड पे रहेगा, तो डेफिनेटली जो भी मिक्स के लिए आप वो फ्लो टेबल टेस्ट कर रहे हैं, वो हाई वर्केबिलिटी ही यहाँ पर होगा बच्चों। क्लियर है। चलिए, सो यहाँ पर अब हम आगे नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं अपना, जो कि है हमारा वीबी टेस्ट। तो अब वीबी टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये लो टू वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट टेस्ट, फोर्थ टाइप ऑफ टेस्ट दैट वी हैव इज वीबी टेस्ट। तो जब आप वीबी टेस्ट की बात करते हैं, तो वीबी टेस्ट देखिए, यहाँ पे आपको समझना है, जितने भी इसके एडिशनल नोट्स, जैसे यहाँ पे कुछ लिखने के कंटेंट है वो यहाँ पे नहीं लिखाए गए हैं, इसके नोट्स आपके ऐप में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके क्लास नंबर और देख सकते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर टॉपिक वाइज वहाँ पे मिल जाएगा आपको, कंक्रीट पार्ट 1, कंक्रीट पार्ट 2। तो आप देख सकते हैं बच्चों वहाँ पे, है ना। और ऐप के लिए आपको मेक इट इजी सिविल का ऐप वहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप पे आप जाएंगे तो वहाँ पे एसएससी जेई की प्ले वो बना हुआ है, एसएससी जेई क्रैश कोर्स के लिए। तो वहाँ पे अलग से सेक्शन है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा बच्चों, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। तो हमें फ्लो टेबल टेस्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट इज योर वीबी टेस्ट। तो वीबी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वेरी लो टू लो वर्केबिलिटीज, वेरी लो टू लो वर्केबिलिटीज। तो लो टू वेरी लो वर्केबिलिटीज के लिए यूज में लेकर आया जाता है, या वेरी लो टू लो वर्केबिलिटीज के लिए हम इसको यूज में लेकर आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अब इसको अगर आपका स्लम्प वैल्यू 50 mm से ज्यादा होता है तो हम इसको यूज में लेकर नहीं आते, ठीक है ना। अगर क्या होता है, किसी भी कंक्रीट का स्लम्प वैल्यू ग्रेटर देन 50 mm यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए वीबी टेस्ट आप नहीं करते हैं। उसके लिए आप वीबी टेस्ट क्या करते हैं, नहीं परफॉर्म कर सकते। अगर किसी का भी स्लम्प 50 mm से ज्यादा का आ रहा है, तो 50 mm तक आप वीबी टेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं करते। क्लियर है। अब इसके अपैरेटस की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर इसके अगर अपैरेटस की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है बच्चों।
तो ये आपका वाइब्रेटिंग टेबल है, वीबी टेस्ट है, बेसिकली वाइब्रेटिंग टेबल पे परफॉर्म किया जाता है। दिस इज योर वाइब्रेटिंग टेबल दैट वी हैव, ये आपका वाइब्रेटिंग टेबल है बच्चों, राइट। सो यहाँ पे अब इस वीबी टेस्ट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक वाइब्रेटिंग टेबल लिया है, इसमें क्या लिया है, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर लिया है, उसके अंदर ये स्लंप आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, राइट। तो उस सिलिंड्रिकल कंटेनर के अंदर हमने ये स्लंप रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हम इस स्लंप को 4 लेयर में भरते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें 4 लेयर्स में अपना मसाला जो है वो फिल करते हैं, 4 लेयर में भरा जाता है, और हर लेयर को आप बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इस स्लंप को हटा देंगे, और वो मसाला अगेन यहाँ पे क्योंकि ये लो टू वेरी लो वर्केबिलिटीज के लिए है, तो मसाला आपको सिर्फ ही मिलेगा। आपको ये देखना है कितने टाइम में मसाले ने या जो भी आपका मिक्स था उसने सिलिंड्रिकल शेप ले लिया, कितने टाइम में उसने सिलिंड्रिकल शेप अटेन कर लिया। तो जितने भी टाइम में उसने सिलिंड्रिकल शेप अटेन किया, वही टाइम आपको नोट डाउन करना है, और वही आपको क्या देगा, वीबी डिग्रीज। क्या देगा बच्चों, वी डिग्री में आपका आंसर आएगा, वीबी डिग्री में आंसर आएगा, जिसमें आपको जो भी टाइम आप मतलब आया जिसमें उसने सिलिंड्रिकल शेप ले लिया, वो आपको पेन डाउन करना है। आप खुद सोचिए, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उस मिक्स को सिलिंड्रिकल शेप में आने के लिए, उतना ही ज्यादा आपका क्या है, अगेन वो कम वर्केबल होगा। जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा कम वर्केबल है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। मोर द टाइम लेसर विल बी द वर्केबिलिटी, ग्रेटर द टाइम लेसर विल बी द वर्केबिलिटी, लेसर द टाइम ग्रेटर विल बी द वर्केबिलिटी। कम टाइम में सिलिंड्रिकल शेप ले लिया तो वर्केबिलिटी अच्छी है, मतलब लो साइड में होगा, और अगर आपका क्या हो जाएगा, ये टाइम ज्यादा लग रहा है तो वर्केबिलिटी आपका फिर वेरी लो साइड में यहाँ पर होगा बच्चों। तो ये था आपका वीबी डिग्रीज के बारे में। तो वीबी की वैल्यू आप वीबी डिग्रीज में नोट डाउन करते हैं, मैंने बता दिया है रिलेट कैसे करना है, आई होप आपको समझ में आ जाए बच्चों, ठीक है ना। तो नोट्स की टेंशन नहीं लिखनी है, जितना भी लिखने वाला कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, अभी आपको सिर्फ समझना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि कंक्रीट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो सिर्फ मेन चीजें हमें यहाँ पे समझनी है जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं, और जो पता होनी भी जरूरी है एज एन इंजीनियर। नेक्स्ट जो टेस्ट हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, वो है कैली बॉल टेस्ट। कौन सा, कैली बॉल टेस्ट। फिफ्थ कैटेगरी ऑफ टेस्ट दैट वी हैव इज कैली बॉल टेस्ट हम लोग देखने वाले हैं। अब इस कैली बॉल टेस्ट में हम लोग क्या लेते हैं, हम एक बॉल लेते हैं जिसका जो वेट होता है 13.6 या 14 केजी के अराउंड आप लोग मानिए। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, हम ना एक कंक्रीट बेड बनाते हैं, जो भी आपने मसाला बनाया होगा, ये कंक्रीट में हमने बेड ले लिया, और हमने ये बॉल यहाँ पर रखा, और हम यहाँ पर देखते हैं कितने टाइम में ये यहाँ पर क्या अंदर इसने पेनिट्रेट कर लिया, ठीक है ना, कितने टाइम में ये अंदर चली गई। देखिए जितना ज्यादा स्टिफ मसाला होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, जितना सॉफ्ट मसाला होगा या वर्केबल मिक्स होगा उतनी जल्दी ये बॉल अंदर चले जाएगी। ये रखते ही 15 सेकंड के अंदर अंदर आपका रिजल्ट दे देती है बच्चों, ठीक है ना। इस बॉल के अगर मैं बात करूं वेट की तो 13.6 केजी यहाँ पे लिखाया ही है। अगर मैं डाया की बात करूं तो इसका डाया होता है 15 सेंटीमीटर का। कितना डाया होता है, 15 सेंटीमीटर का डाया यहाँ पर रहता है, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर का इसका डाया रहता है, और 13.6 केजी का इसका वेट रहता है बच्चों। अब हम इस कंक्रीट बेड पे इसको रखते हैं और देखते हैं कितने टाइम में अंदर जा रहा है ना। तो जितना जल्दी जाएगा अगेन उतना आपका क्या है, जो मिक्स है वो वर्केबल है। इसका जो टेस्ट रिजल्ट है, इसके जो टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं, इसके टेस्ट रिजल्ट्स आपके 15 सेकंड में आ जाते हैं। कितने सेकंड्स में, सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड में रिजल्ट दे देता है। दिस इज वन ऑफ द क्विकेस्ट टेस्ट दैट वी हैव। कैसा टेस्ट है ये, क्विक टेस्ट है, क्विक टेस्ट है वर्केबिलिटी का, पर इट इज नॉट यूज्ड इन इंडिया, इट इज नॉट यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में हम इसको यूज में लेकर नहीं आते। बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहले तो यही है कि इतना ज्यादा जो कंक्रीट टेस्टिंग के लिए यूज किया है तो बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसको हम यूज में लेकर आ ही नहीं सकते। इसमें अच्छा खासा कंक्रीट लगता है कंक्रीट का बेड बनाने के लिए, है ना। फ्रेश कंक्रीट बनाओगे, उसका बेड बनाओगे, और एक बार टेस्ट परफॉर्म कर दिया तो उतना कंक्रीट तो वेस्ट हो गया ना बच्चों, है ना। इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है, इंडिया में इसको यूज में लेकर नहीं आते हैं। क्लियर। और जो मिनिमम डेप्थ भी होनी चाहिए आपकी इस कंक्रीट की 20 सेंटीमीटर के अराउंड होनी चाहिए। तो इस वजह से भी मतलब हमें देखना पड़ेगा कि हम जैसे कहते हैं अगेन कितना ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं कंक्रीट, तो हम यूज़ में लेकर नहीं आते बच्चों। अब देखो इस बॉल का डाया ही कितना है, 15 सेंटीमीटर के अराउंड यहाँ पर है। तो कंक्रीट की जो इसीलिए मिनिमम डेप्थ चाहिए रहती है, लिख लीजिए जाए मिनिमम डेप्थ कितनी चाहिए रहती है इसकी, आपको 20 सेंटीमीटर की मिनिमम डेप्थ यहाँ पर बच्चों चाहिए रहती है, क्योंकि 15 सेंटीमीटर की तो बॉल ही है ना, अदरवाइज तो बॉल डाली और वो ग्राउंड को टच कर जाएगी, है ना। तो इसलिए 20 सेंटीमीटर की मिनिमम डेप्थ यहाँ पर ली जाती है। तो ये वो मेन टेस्ट है जो जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा एक केस लम्प टेस्ट भी है, पर वो ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू
मेजर द वर्केबिलिटी, तो उसमें बाकी सब नाम नहीं दिए जाते, के स्लम्प का नाम दिया जाता है। मोस्टली बच्चा तुक्का मार लेता है यार, स्लम्प का शायद पूरा नाम के स्लम्प होगा, पर दोनों टेस्ट अलग रहते हैं, इसमें कुछ इंजेक्शन मैकेनिज्म रहता है, तो वो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर अगेन। बस आपको इतना ही यहाँ पे याद रखना है कि के स्लम्प इज यूज्ड टू मेजर द वर्केबिलिटी। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बच्चों, पर उससे पहले आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें आपको जिसे कहते हैं सारी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटीज, कंसिस्टेंसी, स्लम्प और ये सब चीजें मैं आप लोगों को लिखाती हूँ। जो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड रहेगा पूरा का पूरा टेबल। ये आपका यहाँ से कम आप 5 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इसी टेबल से अलग अलग तोड़ मरोड़ के पूछे जाते हैं बच्चों। क्लियर? तो सबसे पहले लिखेंगे डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, नेक्स्ट consistency, then comes the slump, बेसिकली slump वैल्यू के लिए है। फिर आता है आपका VB डिग्री एंड देन कम्स द यूजेस, है ना। तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी की बच्चों अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मान लीजिए एक्सट्रीमली लो है, फिर आ जाती है आपकी लो या वेरी लो, क्योंकि वो एक्सट्रीमली है तो ये वेरी लो हो जाएगा। कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें वेरी ड्राई, स्लम्प यहां पर रहता है आपका 0 और इसके लिए रहता है 0 से 25। वीबी डिग्रीज की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन 20 वीबी डिग्री रहती है, यहाँ पे 10 से 20 वीबी डिग्री आपको देखने को मिलती है बच्चों, 12 से 20 सॉरी 12 से 20 देखने को मिलती है। यूजेस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपका वेरी लो वाला है ये रोड्स में यूज किया जाता है, रोड्स टू बी वाइब्रेटेड, और ये आपका प्रीकास्ट स्लैब्स जो आप देखते हैं उनमें यूज में लेकर आया जाता है। एक्सट्रीमली लो वाला आपका कंक्रीट या एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी वाला आपका कंक्रीट। नेक्स्ट इज द लो वर्केबिलिटी। यहां से क्वेश्चन कहां से आते हैं मैं बताती हूँ आपको। इसकी कंसिस्टेंसी होती है बच्चों ड्राई कंसिस्टेंसी का होता है ये लो वर्केबिलिटी वाला, ठीक है ना। 25 से 50, यहाँ पे एक कॉलम छूट गया है शायद हम लोगों का, 25 से 50 इसका स्लम्प रहता है बच्चों, है ना। और चलिए मैं लिखा दूंगी, कोई नहीं, उसको भी सेट करा देती हूँ इन बिटवीन। थोड़ा सा चाहे यहीं लिख लो, थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा हमें। कॉम्पैक्शन फैक्टर क्योंकि लिखा नहीं है ना, कॉम्पैक्शन फैक्टर भी तो डालना था। कंसिस्टेंसी स्लम्प कॉम्पैक्शन फैक्टर, अब ठीक है ना। सबसे पहले थी कंसिस्टेंसी इसकी मॉइस्ट अर्थ थी, इसकी वेरी ड्राई थी, इसकी ड्राई थी आपकी। स्लम्प 0 से 25 के अराउंड था यहाँ पे, है ना। और लो के लिए 25 से 50 था। कॉम्पैक्शन फैक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सट्रीमली लो के लिए 0.65 से 0.7 था बच्चों, 0.65 से 0.7 था आपका। वहीं अगर आप बात करते हैं वेरी लो की तो यहाँ पे ये बढ़कर 0.7 से 0.8 के अराउंड यहाँ पर हो जाता है बच्चों। कितना हो जाता है? 0.7 से 0.8 के बराबर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। 0.7 to 0.8 हो जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं ड्राई की, तो इसके लिए 0.8 से 0.85 यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अगेन यहाँ पे ये 6 से 12 वीबी डिग्रीज, ये काम में आता है मास कंक्रीटिंग के, ठीक है। नेक्स्ट दैट वी हैव इज मीडियम वर्केबल, कंसिस्टेंसी इसकी प्लास्टिक रहती है 50 से 100, स्लम्प वैल्यू
0.85 से 0.95 इसका कॉम्पैक्शन फैक्टर का वो रहता है। 3 से 6 इसकी वीबी डिग्रीज रहती हैं। ये यूज में लेकर आया जाता है फ्लैट स्लैब्स के, ठीक है ना, और आरसीसी स्ट्रक्चर में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज योर हाई वर्केबल सेमी फ्लूइड कंसिस्टेंसी होती है। स्लम्प इसका 100 से 175 के अराउंड एक्सपेक्ट करिए। स्लम्प की वैल्यू 300 से ज्यादा नहीं हो सकती, 300 mm इज द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। और यहाँ पे ये 0.95 से 1 तक रहता है, बताया था मैक्सिमम वैल्यू कॉम्पैक्शन फैक्टर की बनी होती है। वीबी डिग्रीज 0 से 3 रहती हैं। और यहाँ पे यूजेज की अगर हम बात करें तो ये भी आपका जिसे कहते हैं आरसीसी के लिए ही यूज में लेकर आया जाता है। जो ट्रिमी कंक्रीट आप देखते हैं ना, तो वहां पे ट्रिमी कंक्रीट चाहे लिख लीजिए यहाँ पे, उसके केस में यूज में लाया जाता है। तो ये टेबल आपके 5 से 6 नंबर बढ़ा सकता है। कैसे? ये पोर्शन सारी वैल्यूज काफी पूछी जाती हैं यहाँ से, इट इज इंपॉर्टेंट अगेन। इसके अलावा आप देखेंगे लो के लिए पूछा जाता है, ठीक है ना, इसके लिए लो के लिए पूछा जाता है। बाकी जो अलग से कॉम्पैक्शन फैक्टर के लो मीडियम हाई वाली वैल्यूज बता रखी हैं वो तो है ही है। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, अगर इतनी चीज क्लियर है तो बच्चों। तो अब हम कंक्रीट के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। अभी हमने वर्केबिलिटी देखा, मेथड्स टू डिटरमाइन वर्केबिलिटी देखा। तो कंक्रीट की सबसे पहली बात, जो आपका कंक्रीट सेट नहीं हुआ है, जो भी कंक्रीट मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो कंक्रीट रहता है, उसको आप ग्रीन कंक्रीट या वेट कंक्रीट बोलते हैं। जब ये कंक्रीट आपका सेट हो जाता है तो इसको सेट या फिर हार्डन कंक्रीट की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है ना। और जब आपके कंक्रीट की क्योरिंग वगैरह हो जाती है, मतलब द मोल्डेड कंक्रीट मिक्स आफ्टर सफिशिएंट क्योरिंग बिकम्स हार्ड लाइक स्टोन ड्यू टू केमिकल एक्शन बिटवीन द वाटर एंड द बाइंडिंग मटेरियल। तो यहाँ पर क्योरिंग के बाद आपकी स्ट्रेंथ जो है कंपैरेटिवली अगेन अच्छी आती है उस कंक्रीट से जो एयर क्योर्ड है। तो वाटर क्योर्ड कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो एयर क्योर्ड कंक्रीट के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर होती है। अब ये क्योरिंग क्या होता है? देखिए, अपने सरफेस को हाइड्रेटेड रखने के लिए, ताकि वो रिएक्शन जो उसमें चल रही है उसके लिए तो पानी चाहिए ही हाइड्रेशन रिएक्शन के लिए, तो कहीं वो पानी इवेपोरेट ना हो जाए, क्योंकि C3A से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है जिसकी वजह से वो पानी भी इवेपोरेट कर जाता है। तो उसको पानी से तर रखने के लिए, सैचुरेटेड रखने के लिए हम लोग पानी मतलब एडिशनली उसमें अप्लाई करते हैं सरफेस में, ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ रिटेनमेंट है वो अच्छे से हो पाए। और इसी फिनोमिनन को कहा जाता है आपका क्योरिंग। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? क्योरिंग कहा जाता है। वहीं अगर बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो अलग अलग हेड्स में हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ग्रेड, बल्क डेंसिटी एंड प्लेस ऑफ कास्टिंग। तो अगर आप सीमेंटिंग मटेरियल के बेसिस पे इसको वो करेंगे तो जो भी बाइंडिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हैं वही उसी नाम से आपका कंक्रीट हो जाएगा। जैसे कि अगर आप सीमेंट एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज कर रहे हो तो सीमेंट कंक्रीट, लाइम कर रहे हो तो लाइम कंक्रीट, और अगर आप जिप्सम यूज कर रहे हो तो जिप्सम कंक्रीट कहलाएगा। नेक्स्ट इज योर ऑन द बेसिस ऑफ पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वो जो मैंने आपको ग्रेड्स बताए थे M10, 15, 20, तो आपने क्या किया था उसमें? पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? जिस भी अमाउंट में जो भी मटेरियल आप लोगों ने उठा रखा है, जिससे आप एक मिक्स आप लोगों ने बनाया है, उसको पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन यहाँ पर कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें M10 की, तो M10 में यहाँ पे 1 प्रपोर्शन है सीमेंट का, 3 है फाइन का और 6 है आपका कोर्स एग्रीगेट का। वहीं आपका जो स्ट्रेंथ आता है यहाँ से वो कितना आता है? 10 मेगापास्कल का आता है। कल भी मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर M इज फॉर मिक्स और 10 क्या है? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना। तो इतनी स्ट्रेंथ M10 बोले तो 10 आपकी स्ट्रेंथ आने वाली है, 10 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ यहाँ पे मिलेगी। सिमिलरली 15 के लिए 15 मेगापास्कल, 20 के लिए 20, 25 के लिए 25। रेशो इनके मतलब जो पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन हम बोल रहे हैं वो किस उस पर उठा रखा है उस पर। तो मतलब आप चाहे इंडिया में 1:3 का रेशो उठाओ या ऑस्ट्रेलिया में, आपको जो मिक्स डिजाइन मिलेगा वो M20 जो मिक्स मिलेगा वो स्टैंडर्ड मिक्स या फिर जो भी ऑर्डिनरी मिक्स है आपका M20 ही मिलेगा। अगर आप जैसे कहते हैं 1:2 का ले रहे हो तो M25 अगर यहाँ मिल रहा है तो ये ऑस्ट्रेलिया में भी M25 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो दिस इज द कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशंस। Next is design mix. Concrete is one in which the concrete properties such as strength, water, cement ratio, compaction factor, slump, etc. are specified. तो अब देखिए, आपने कल मैंने बताया था मतलब मिक्सेस के बारे में बात हो रही थी हमारी, ऑर्डिनरी मिक्सेस, स्टैंडर्ड मिक्सेस और डिजाइन मिक्सेस के बारे में। तो स्टैंडर्ड मिक्सेस की भी आप लोगों ने जो रेशियो मतलब देखा था सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और सैंड का,
सीमेंट फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का, वो आप टिल M25 ही देखा था। उसके ऊपर के मिक्सेस को हमने डिजाइन मिक्स में की कैटेगरी में यहाँ पर रखा था बच्चों। तो यहाँ पर वो यही बोल रहा है, द डिजाइन मिक्स कंक्रीट इज वन इन विच द कंक्रीट प्रॉपर्टीज जैसे कि स्ट्रेंथ, वाटर सीमेंट रेशियो, कंपैक्शन फैक्टर एंड स्लम्स एक्सेट्रा आर स्पेसिफाइड। इसमें सारी चीजें क्या होंगी, स्पेसिफाई की जाएंगी, ठीक है ना। अब डिजाइन मिक्स जो हम करते हैं, यूज करते हैं, वो प्रोड्यूस करने का काम करता है उस ग्रेड को जिसमें कि आपकी क्या है, रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, और जो भी चीज़ आपको मतलब जैसे होता है ना, हम लोग ब्रिक्स के केस में ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल साइज पढ़ते हैं और हमें मतलब उसमें क्या होता है, आप अपने ऑन डिमांड भी साइजेस बना सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी वैसा ही है। तो यहाँ पे क्या है, डिजाइन मिक्स इज डिजाइन टू प्रोड्यूस द ग्रेड ऑफ कंक्रीट हैविंग द रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड नॉट लेस देन दैट देन द एप्रोप्रिएट वैल्यूज एज स्पेसिफाइड, ठीक है ना। तो जो भी आप मान लीजिए, अगर आप M30 डिजाइन कर रहे हैं तो आपकी जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो 30 मेगापास्कल ही आप एक्सपेक्ट करोगे ऑब्वियसली, है ना, उससे कम तो एक्सपेक्ट करोगे नहीं। सिमिलरली अदर ग्रेड्स के लिए भी यही रहेगा बच्चों। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे देखिए, द टाइप ऑफ मिक्स इज टर्म्ड एज डिजाइन मिक्स। यहाँ पर देखिए M25 तक तो आपका जैसे कहते हैं यूजुअली आप देखते ही हो, ये रहते हैं आपके कौन सी वाली कैटेगरी में, ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड मिक्स की कैटेगरी में रहेंगे, और 30 एंड अबव आपका क्या रहता है, डिजाइन मिक्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर आप बोलेंगे ये इतनी स्ट्रेंथ आती है, ठीक है ना, इतनी स्ट्रेंथ आती है, इनमें भी सेम बताया, 30 बोल रही हूँ तो M is for mix and 30 is for the characteristic compressive strength के लिए ही हम यूज में लेकर आए हैं बच्चे इसको भी, ठीक है ना। अब ग्रेड की अगर हम बात करते हैं, द बेसिस ऑफ द ग्रेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट, सो यहाँ पर आप क्या होता है, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट, मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में इसको बांटा गया है। लो स्ट्रेंथ में जो स्ट्रेंथ आती है लेस देन अगर 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो वो लो स्ट्रेंथ कंक्रीट कहलाता है। 20 से 40 है तो मीडियम स्ट्रेंथ, और 40 से अगर ज्यादा आ रही है स्ट्रेंथ तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की कैटेगरीज में यहाँ पर आता है। ये जो स्ट्रेंथ होती है ये सभी की सभी 28 दिन की स्ट्रेंथ होती है। देखिए दो स्ट्रेंथ, तीन स्ट्रेंथ हम यूजुअली देखते हैं, 3 days, 7 days एंड 28 days, राइट। तो यहाँ पर ये आपकी 28 डेज की स्ट्रेंथ है। 28 डेज स्ट्रेंथ में ऐसा बोला जाता है कि 99% तक जो स्ट्रेंथ होती है वो अटेन हो चुकी होती है। नेक्स्ट इज अगेन ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। अगर आप डेंसिटी के टर्म्स में देखेंगे तो सुपर हैवी जो कंक्रीट होता है उसकी डेंसिटी आपकी ग्रेटर देन 2500 kg/m³ होती है। डेंस के लिए 1800 से 2500, लाइट वेट कंक्रीट आपका 500 से 1800 होता है, और एक्स्ट्रा लाइट वेट आपका लेस देन 500 kg/m³ होता है। ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बीच में से उठा के ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ लिया जाता है बच्चों। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ कास्टिंग। अब देखिए कास्टिंग कहाँ पर हो रही है उसके बिहाफ पे भी इसको हम लोगों ने क्लासीफाई किया हुआ है। जैसे अगर आपका जो कंक्रीट है वो साइड पे ही आप लोगों ने बनाया और साइड पे ही प्लेस कर दिया तो इन सीटू कंक्रीट कहलाएगा, ठीक है ना। तो क्या कहलाएगा, इन सीटू कंक्रीट कहलाएगा, मतलब ऑन साइट कंक्रीट कहलाएगा। इन सीटू मतलब ऑन साइट, और प्री कास्ट अगर कंक्रीट होगा तो मतलब पहले बनाया कहीं और जिसे कहते हैं, या अब मान लीजिए कुछ बनाया आपने, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं, ये पहले से बना हुआ था, बस लाके यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, तो दिस इज प्री कास्टिंग। पहले कहीं और कास्ट किया है, आके बस यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, और ये ऑन साइड कास्टिंग हो रही है, देख सकते हो आप, ये दिस इज द ऑन साइड कास्टिंग या इन सीटू कास्टिंग, ठीक है ना। फर्दर अब यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अब अगर आप एक बोलते हैं कंक्रीट के बारे में, तो हम कंक्रीट के लिए अगर मैं बोल रही हूँ, देखो M10 का प्रपोर्शन है, या M25 ही बोल लो, 1:3 या 1:2, मतलब M20 का 1:3 होता है, M25 का 1:3 का प्रपोर्शन होता है, जिसमें एक पार्ट आपका सीमेंट का होता है, एक पार्ट फाइन एग्रीगेट का होगा, और एक पार्ट ही कोर्स एग्रीगेट का आपका वहाँ पे बच्चों होता है, ठीक है ना। तो वो उस प्रपोर्शन में है, इसीलिए वो मिल रहा है। अगर आप प्रपोर्शन थोड़ा भी ऊपर नीचे कर दोगे ना तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो गड़बड़ा जाएगी, स्ट्रेंथ अलग हो जाएगी, है ना। मुझे चाहिए था M10 और मुझे मिल रहा है कुछ और। तो एक जो गुड क्वालिटी कंक्रीट होता है उसमें जो सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और वाटर, इनका जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है सबसे पहले, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो कंक्रीट होता है वो एक हार्ड मास में कंसोलिडेट हो जाता है, और केमिकल रिएक्शन तो अगेन उसके अंदर चल ही रही है, वो तो है ही है। तो ये बेसिकली, ये मैं क्यों बता रही हूँ, अभी आपको एक बैचिंग का प्रोसेस भी देखना है, इसलिए आपको ये चीज़ समझनी, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर आपका जैसे कहते हैं ये सब एक होमोजेनियस प्रोपोर्शन में होंगे तभी ये कि अच्छा कंक्रीट दे पाएंगे, अदरवाइज ये नहीं दे पाएंगे बच्चों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा जो एम होता है क्वालिटी कंट्रोल का, बेसिकली ये स्टेजेस देखी जाती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, ठीक है ना। दीज आर द स्टेजेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की प्रोडक्शन के लिए ये स्टेजेस देखी जाती हैं। ये 7 स्टेजेस आपको गांड बांध के रख लेनी है। इनमें से पहली होती है आपकी बैचिंग, दूसरी मिक्सिंग, तीसरी ट्रांसपोर्टेशन, चौथी प्लेसिंग, पांचवी कॉम्पैक्शन, छठी क्योरिंग और सातवीं होती है फिनिशिंग। बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन, क्योरिंग एंड फिनिशिंग, ये इसी तरीके से आपको याद रखनी है। समझिए, अब समझिएगा,
जब हम बैचिंग की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जैसे अगर हम M25 का ग्रेड देख रहे थे तो उसमें क्या था, एक पार्ट आपका सीमेंट का था, एक ही पार्ट आपका फाइन एग्रीगेट का था, और 2 पार्ट आपके कोर्स एग्रीगेट के थे, ऐसा ही था। तो यहाँ पर अब मैंने इसी प्रपोर्शन में डाला, तभी मुझे जो आपका स्ट्रेंथ आया वो मेरा 25 मेगापास्कल के अराउंड मुझे मिल रहा था, है ना। तो इनको एक्यूरेट प्रपोर्शन में लेना और ऐड करना, यही प्रोसेस क्या होता है, बैचिंग होता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को तो बैचिंग कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप देखिए, बैचिंग फॉर गुड क्वालिटी कंक्रीट अ प्रॉपर एंड एक्यूरेट क्वांटिटी ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट शुड बी यूज्ड, है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी, आप लोगों ने देखा है 20 30 40 वट एवर इट इज, तो आप एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में अगर आप मटेरियल डाल रहे हैं तो ही क्या होगा, वो आपका अच्छा क्वालिटी का कंक्रीट निकल कर आएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्यूरेसीज पर बैच, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों। सीमेंट एग्रीगेट वाटर एंड मिक्सचर, तो इनकी एक्यूरेसीज आप लोगों को जो पर बैच एक्यूरेसीज होती हैं ये पता रहनी चाहिए, और वो किस तरीके से है वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। सीमेंट के लिए +-3% के अराउंड यहाँ पर रहता है, एग्रीगेट के लिए आपके लिए +-3 है अगेन, वाटर के लिए यहाँ पे +-3 है, और मिक्सचर के लिए यहाँ पे +-5% के अराउंड यहाँ पर ये एक्यूरेसी पर बैच एग्जिस्ट करती है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी वैल्यूज याद रखिएगा। नेक्स्ट इज अगेन 2 तरीके की बैचिंग हम लोग देखते हैं, एक होता है वॉल्यूम बैचिंग और एक होता है वे बैचिंग। वॉल्यूम बैचिंग हम लोग प्रेफर नहीं करते यूजुअली, ठीक है ना, वॉल्यूम बैचिंग हम प्रेफर नहीं करते, हम जो प्रेफर करते हैं वो वे बैचिंग ही करते हैं। जैसे कि आप वाटर और सीमेंट का रेशियो भी ले रहे हो, तो आपको लगेगा वाटर तो हम लीटर में ले सकते हैं लेकिन सीमेंट नहीं लोगे, तो हम वाटर को भी वेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम वेट बाय वेट लेते हैं। जैसे वाटर सीमेंट रेशियो, ये भी क्वेश्चन आता है, वाटर सीमेंट रेशियो में वेट वाटर बाय वॉल्यूम लिया जाता है बाय वेट, तो वाटर सीमेंट रेशियो में दोनों के दोनों बाय वेट लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं, बाय वेट ही लिए जाते हैं। वॉल्यूम बैचिंग हम लोग प्रेफर करते ही नहीं है। माइनर इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए हम लोग इसको देखते हैं, टेम्पररी जो काम होते हैं, और उसके लिए भी आपको जो भी वहाँ पे साइट इंजीनियर है उसकी परमिशन लेने की जरूरत यहाँ पर रहती है, ठीक है ना। छोटे कामों के लिए यूज होता है, दैट टू आफ्टर द परमिशन ऑफ द इंजीनियर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीमेंट वेट में लिया जाता है अगेन, और जो पानी रहेगा वो आपका वॉल्यूमेट्रिक उसमें लिया जाएगा। बेसिकली हम वॉल्यूम बैचिंग में वॉल्यूम कंसिडर करते हैं इंस्टेड ऑफ द वेट। तो वेट बैचिंग में हम लोग चाहे वाटर हो चाहे सीमेंट हो, हम वेट ही कंसिडर करेंगे उसमें। लार्ज वर्क्स जो मेजर इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं उसके लिए आपकी वेट बैचिंग ही यूज में लेकर आई जाती है। क्लियर है ये चीज, तो ये था आपका बैचिंग। नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। जब आप मिक्सिंग की बात करते हैं तो वो आपका जो कंक्रीट बनता है वो यूनिफॉर्मली क्या होना चाहिए, होमोजीनियसली मिक्स होना चाहिए, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो यूनिफॉर्म आए और कंसिस्टेंसी भी आपको जो चाहिए वो ही मिले, ठीक है ना। और सारे के सारे जो एग्रीगेट्स हों उसमें वो सीमेंट पेस्ट, उनमें लुब्रिकेशन हो रखा हो, ऐसा ना हो कि कोर्स एग्रीगेट आपके अलग दिख रहे हैं, फाइन एग्रीगेट अलग दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और ये मिक्सिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक होता है आपका हैंड मिक्सिंग और दूसरा होता है आपका मशीन मिक्सिंग। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। अगर आप हैंड मिक्सिंग यूज करते हो तो हैंड मिक्सिंग बेसिकली हम छोटे कामों के लिए ही यूज करते हैं, और कभी भी आप हैंड मिक्सिंग यूज करें तो 10% आप सीमेंट आप एक्स्ट्रा ही रखें, क्योंकि इसमें क्या होता है अगेन वेस्टेज के चांसेस रहते हैं, तो 10% हम लोग सीमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके कंसिडर करते हैं। ड्राई मिक्सचर इज मेड विद सीमेंट एंड एग्रीगेट एंड वाटर इज एडेड टू द ड्राई मिक्सचर। जो प्रोसेस होता है वो तो वैसे ही चल रहा है मिक्सिंग का, कुछ इस तरीके से हैंड मिक्सिंग होती है जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट इज योर मशीन मिक्सिंग। तो लार्ज जो आपके वर्क्स होते हैं, जैसे कि इस तरीके से आपने मिक्सर देखा होगा, ट्रांजिट मिक्सर, तो ये लार्ज क्वांटिटी के जो वर्क होते हैं उनको करने का काम करता है। अगर हम ट्रांजिट मिक्सर की ही बात करें तो ट्रांजिट मिक्सर बेसिकली क्या है, ये आपने हर जगह देख लिया होगा। एक तो ये छोटा है, कॉम्पैक्ट साइज में होता है, और छोटी छोटी गलियों में भी घुस जाता है। तो लार्ज जो क्वांटिटी के वर्क्स होते हैं उनके लिए ये मशीन मिक्सिंग यूज में लेकर आई जाती है, ठीक है ना। और अगर मशीन मिक्स करिए तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी सी उसके चांसेस कम रहते हैं, सारा का सारा आपका मशीन हैंडल कर लेती है, तो वेस्टेज के चांसेस भी, इसलिए हम +-10% यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। बैच मिक्सर्स की अगर मतलब इनके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आपको बैच मिक्सर दिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो बैच बाय बैच होता है, मीडियम साइज के वर्क्स के लिए उसमें लेकर आया जाता है। दूसरा होता है कंटिन्यूस मिक्सचर्स, तो ये कंटिन्यूसली कंक्रीट को प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है ना। और ये बड़े जो आपके काम होते हैं ना, बड़े जो आपकी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये यूज में लेकर आया जाता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। हम वही प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट के जो 7 स्टेप्स है वही फॉलो कर रहे हैं। दिस इज द थर्ड स्टेप विच इज ट्रांसपोर्टेशन। देखो कंक्रीट बन गया था, बैचिंग में सबसे पहले हमने सामान डाला, मिक्सिंग में हमने उस सामान को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद अब वो एक पेस्ट बन गया, अब उस पेस्ट को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, अगेन आपको जल्दी से जल्दी उसको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ट्रांसपोर्ट नहीं करोगे तो आपका वो रास्ते में ही जम जाएगा, और अगर रास्ते में ही जम जाएगा तो ऑन साइट आप उसको क्या करोगे, आप उसको प्लेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो ऑलरेडी सेट होना स्टार्ट हो चुका है ऐसे कंक्रीट को साइट पे प्रेफर नहीं किया जाता। लेकिन साइट पे लोग पैसे कैसा कमाते हैं मैं बताती हूँ आपको। मान लीजिए जो साइट इंजीनियर है, ठीक है ना, तो उसको अक्सर जो ऐसे बैच रिजेक्ट हो जाते हैं उसको अक्सर अप्रोच किया जाता है कि भैया 10,000 ले लो या 20,000 ले लो या 15,000 ले लो, लेकिन इस बैच को पास कर दो,
नहीं तो हमारा मालिक हमें बहुत वो करेगा, है ना, क्योंकि उस मालिक का तो 1 लाख का नुकसान हो गया उस बैच को बनाने के लिए, है ना, तो 10-15 हज़ार रुपए देके वो उसको सुलटाने की कोशिश करते हैं। पर अगर ऐसा बैच उसने लगाने के लिए बोल दिया तो ऐसे बैचेस में क्या हो जाता है, जो आप वो देखते हो ना, ये स्लैब गिर गया, ये सब हो गया, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सेट होना स्टार्ट हो चुका होता है, तो इसलिए सही नहीं है आपके स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है ना। सो जितना जल्दी हो सके आपके कंक्रीट बनते ही इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और जो मिक्सिंग, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जो मिक्सिंग टाइम होता है ना उसको बोला जाता है गॉज टाइम, ठीक है ना। जो मिक्स करने के लिए टाइम होता है ना, मसाले को मिक्स करने के लिए टाइम होता है, उसको बोला जाता है गॉज टाइम बोला जाता है। और इसकी जो वैल्यू होती है, अगेन ये आपको पता रहनी चाहिए, ये कितने से कितने तक होता है। तो ये लगभग आपका ये गॉज टाइम जो होता है ये 2 मिनट का रहता है, ठीक है ना। तो 2 मिनट से ऊपर अगेन हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि फिर वेपराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है पानी का। तो 2 मिनट तक हम लोग प्रेफर करते हैं। मिक्सिंग टाइम आपका जो रहता है वो आपका 2 मिनट्स तक यहाँ पर रहता है बच्चों। ये चीज याद रखने वाली है, याद रखिएगा। मिक्सिंग टाइम या गॉश टाइम आपका लगभग 2 मिनट तक हम लोग यहाँ पे रखते हैं, 2 से 3 मिनट रहता है यूजुअली, है ना। तो 2 मिनट आप मान के चलिए इसको। तो हम बोलते हैं कि उसके बाद आपका वेपराइजेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। तो अगेन वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। जैसे कि हम लोग बता ही रहे थे कि जितने जल्दी आपका कंक्रीट बन जाता है उसको प्लेस करना उतना ही जल्दी आपके लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम रहता है, अगेन मैक्सिमम टाइम अलाउड फॉर द टाइम ऑफ मिक्सिंग। तो यहाँ पर फ्रॉम टाइम ऑफ मिक्सिंग जो विद एगिटेटर्स अगर आप कर रहे हो तो 2 आवर्स का यहाँ पर रहता है, और अगर विदाउट एगिटेटर्स कर रहे हो तो 1 आवर का यहाँ पर रहता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम टाइम मतलब मिक्सिंग के बाद जो आप ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, तो ट्रक विद एगिटेटर्स के लिए तो यहाँ पे 2 घंटों का रहेगा, और ट्रक विदाउट एगिटेटर्स के लिए यहाँ पे 1 घंटे का ये रहने वाला है फ्रॉम टाइम ऑफ मिक्सिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट कर किस किस तरीके से किया जा सकता है, आप इसको पैन ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जिसे कहते हैं व्हील बैरो, शूट्स, डंपर, बकेट एंड रोपवे, बेल्ट कन्वेयर, हॉर्स मेथड, पंपिंग। इन सब तरीकों से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो अपने कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह। मोटा पैन की अगर आप बात करते हो तो ये आपके छोटे जो आप कुछ इस तरीके से दिखाया दे रहा होगा आपको, ये तसला यूजुअली आपने सुना भी होगा। तो ये स्मॉल जो वर्क्स होते हैं, छोटे काम होते हैं, उनके लिए यूज में लेकर आया जाता है। व्हील बैरो की अगर हम बात करें, ये भी छोटे कामों के लिए यूज में लेकर आया जाता है। इसकी कैपेसिटी लगभग 35 लीटर के अराउंड या 80 किलो के अराउंड यहाँ पर होती है, और कंक्रीट को ग्राउंड लेवल पे आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बच्चों। शूट्स कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, इमेजेस से आप लोगों को क्लियर होता जा रहा होगा। जब आपका स्पेस की कमी रहती है तो शूट्स प्रेफर किए जाते हैं, और ग्राउंड के बिलो भी इसको भेजा जा सकता है। डंपर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये लॉन्ग डिस्टेंसेज जिनका लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसके लिए यूज में लेकर आया जाता है। इसकी कैपेसिटी 2 से 3 मीटर के अराउंड यहाँ पे रहती है, और कंक्रीट को ग्राउंड के नीचे भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और एगिटेटर्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं टू प्रिवेंट द सेग्रीगेशन। देखिए सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट का आपका सीमेंट और फाइन एग्रीगेट से अलग हो जाना, इस प्रोसेस को आपका सेग्रीगेशन कहा जाता है। और यूजुअली आप देखते हैं बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन की वजह से सेग्रीगेशन का फिनोमिनन देखने को मिलता भी है आपको कंक्रीट में, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट इज बकेट एंड रोपे। वो कुछ इस तरीके से रहता है, जब आपका कंक्रीट वर्क किसी लार्ज साइट में परफॉर्म किया जा रहा होता है तो बकेट एंड रोपे हम लोग यूज करते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और ग्राउंड के ऊपर भी इसको आप भेज सकते हैं, जैसे इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है। नेक्स्ट इज बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेयरली हम इसको यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे चांसेस ज्यादा रहते हैं सेग्रीगेशन के ड्यू टू द स्टीप स्लोप, और प्लेसिंग के टाइम पे कंक्रीट को वापस से यहाँ पे रिमिक्सिंग करनी पड़ती है। स्किप एंड होस्ट कुछ इस तरीके से दिखती है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है वहां के लिए बहुत यूजफुल रहता है। पंपिंग ऑफ कंक्रीट की अगर हम बात करें, अगेन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, टनल्स, इन सबके लिए यूज में लेकर आया जाता है। इसका डाया 80 से 200 mm के अराउंड यहाँ पर होता है। हॉरिजॉन्टल पंपिंग 400 मीटर तक आप लोग कर सकते हैं, वर्टिकल 80 मीटर तक होती है यहाँ से इससे। और स्लम्प जो होना चाहिए, जो भी आप कंक्रीट यूज कर रहे हैं उसका 50 से 100 mm के अराउंड यहाँ पर होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो फिनोमिनन है जो आप लोग देख रहे थे, तो नेक्स्ट फिनोमिनन है आपका प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। तो जब आप कंक्रीट को कैसे प्लेस करेंगे, तो प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट कैसे किया जाता है, अगर आपको गुड क्वालिटी कंक्रीट चाहिए तो इट शुड बी प्लेस्ड विद केयर सिक्योरिंग। ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के बाद जहाँ पे कंक्रीट को लगाना है आप वहाँ पे क्या करेंगे, उसको लगाएंगे, ठीक है ना। तो प्लेसिंग जिस भी जगह पे आपको करनी है ट्रांसपोर्टेशन के बाद आप इजीली कर सकते हैं, पर आपको मेक श्योर करना है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से किसी भी तरीके का सेग्रीगेशन ना आए, क्योंकि अगर वो आ रहा है तो अगेन वहाँ पे होमोजेनिटी नहीं मिलेगी आपको अपने मिक्स में, तो वो एक दिक्कत वाली बात आप लोगों के लिए हो जाएगी बच्चों। वापस से रीमिक्सिंग वगैरह ये सब देखना पड़ेगा। तो अगर ड्राई मिक्स है हॉट वेदर में तो टाइम यहाँ पर 30 से 60 मिनट के अराउंड यहाँ पर रहता है, और अगर वेट मिक्स है इन द कोल्ड वेदर तो सेवरल आवर्स यहाँ पे लग जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट की, मतलब ये प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट ही था आपके, इसी का कंटिन्यूशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर सेम चीज लिखा हुआ है, टू अचीव गुड क्वालिटी कंक्रीट इट शुड बी प्लेस विद केयर, सिक्योरिंग या केयरफुली इसको करना चाहिए, प्लेस करना चाहिए। तो अगर बीम कॉलम स्लैब है तो यहाँ पे थिकनेस लगभग 150 से 300 mm के अराउंड यहाँ पर रहती है। और अगर मास कंक्रीटिंग हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे थिकनेस जो रहती है प्रत्येक लेयर की वो 350 से 450 mm के अराउंड आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना, थिकनेस ऑफ लेयर। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट की। तो अगर आप कॉम्पैक्शन की बात करते हैं, आप सभी को पता है कॉम्पैक्शन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ एयर वॉइड्स। अब कॉम्पैक्शन करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स भी होते हैं बच्चों, जिसकी मदद से आप कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, एयर को रिमूव कर सकते हैं। अगर कॉम्पैक्शन हो रहा है तो इससे आप एयर वॉइड से छुटकारा पालेंगे। सबसे पहली चीज जो सेग्रीगेशन होगा उसका एलिमिनेशन हो जाएगा, है ना, एलिमिनेशन ऑफ सेग्रीगेशन अकर्ड। देन इट हेल्प्स टू फॉर्म अ होमोजेनियस डेंस मार्क्स। क्या क्या करने का काम आएगा, एक जिसे कहते हैं डेंस मास आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपके जो कंक्रीट है उसके अंदर लगभग 5% एयर वॉइड्स प्रेजेंट है तो आपका स्ट्रेंथ 30% तक रिड्यूस हो जाता है, और अगर 10% तक वॉइड्स अवेलेबल होंगे तो 50% तक आपका स्ट्रेंथ कंक्रीट का रिड्यूस हो जाता है बच्चों। इसलिए कॉम्पैक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है कंक्रीट में। नेक्स्ट इज क्योरिंग ऑफ कंक्रीट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, क्योरिंग आपका जिसे कहते हैं, यहाँ पे आप सरफेस को हाइड्रेट करने के लिए क्योरिंग का प्रोसेस यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको कंक्रीट के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए, उसकी लाइफ अच्छी चाहिए, तो क्योरिंग हम लोग यहाँ पे इसमें परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है बच्चों, बेसिकली यहाँ पर अगर हम क्योरिंग को डिफाइन करें तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जैसे कहते हैं सीमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रेट कर रहे हैं या फिर प्रिवेंट कर रहे हैं लॉस ऑफ मॉइस्चर को, कि हमारा मॉइस्चर कहीं सरफेस से लूज ना हो जाए, ठीक है ना। और एक सेटिस्फैक्टरी टेम्परेचर भी हम लोग यहाँ पे मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। तो द प्रोसेस इन विच या द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंक्रीट इज नोन एज क्योरिंग। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम क्योरिंग देखते हैं तो क्योरिंग करने से जो आपका स्ट्रक्चर बनता है, वाटर क्योरिंग करने से, वो एयर क्योर कंक्रीट के हिसाब से बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तो डबल स्ट्रेंथ होती है। अगर आप वाटर क्योर्ड कर रहे हो अपने कंक्रीट के सरफेस को और एक को एयर क्योर्ड किया हुआ है, तो वाटर क्योर्ड कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होगा वो ऑलमोस्ट डबल होगा, ठीक है ना। तो ये ऑलमोस्ट डबल रहेगा। यहाँ पे ह्यूमिडिटी 90% के अराउंड यहाँ पर रहती है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। ह्यूमिडिटी 90% के अराउंड यहाँ पे रहेगी बच्चों। टेम्परेचर लगभग आपका 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप लोगों को दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। तो एक और चीज पूछी जाती है, क्योरिंग की किससे जाती है, ठीक है ना। तो हमारा देखो जिसे कहते हैं क्योरिंग, अलग अलग मेथड होते हैं हमारे पास क्योरिंग करने के। अब वो अलग अलग मेथड किस तरीके से अभी देखेंगे हम लोग। देखो जैसे आप वाटर क्योरिंग यहाँ पे हम कर रहे हैं, मेम्ब्रेन क्योरिंग, स्टीम क्योरिंग, इंफ्रारेड रेडिएशन मेथड, इलेक्ट्रिकल क्योरिंग, ये सब मेथड होते हैं हमारे क्योरिंग के जो कि हम लोग यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं। तो अगर वाटर क्योरिंग की हम लोग बात करें, यूजुअली हम यही करते हैं जो आपने देखा भी होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, या तो हम ऐसा कर देते हैं, हम लोग पानी से भर देते हैं अपने सरफेस को इस तरीके से, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा। यहाँ हम क्या करते हैं, ये देखो जूट बैग्स लगा देते हैं, वाटर कवरिंग, जूट बैग्स को गीला करके यहाँ पे सरफेस के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है ना। या फिर आपने देखा होगा पाइप से पानी मारते हुए, स्प्रे करते हुए पानी को वॉल्स के ऊपर, तो वाटर स्प्रे भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। मेम्ब्रेन क्योरिंग कुछ इस तरीके से होती है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जब पानी की शॉर्टेज होती है तो मेम्ब्रेन क्योरिंग को हम लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। तो वाटरप्रूफ पेपर, पॉलिथीन शीट्स हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं ताकि हमारा क्या हो सके, जो लॉस ऑफ मॉइस्चर है वो प्रिवेंट हो सके, ठीक है ना। तो फर्दर स्टीम क्योरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हम लोग स्टीम क्योरिंग प्रेफर करते हैं। रेलवे स्लीपर्स आपने देखा होंगे तो वहाँ स्टीम क्योर्ड होते हैं वो सब, ठीक है ना। तो ये था आपका क्योरिंग के बारे में। फर्दर इंफ्रारेड क्योरिंग ऑफ कंक्रीट में ये 90 डिग्री टेम्परेचर पे आपका रहता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है उस कंक्रीट से जो स्टीम क्योर्ड है ना, सॉलिड ब्लॉक्स हो गए, हॉलो ब्लॉक्स हो गए, वहाँ इंफ्रारेड क्योरिंग की जाती है। देन कम्स द इलेक्ट्रिकल क्योरिंग ऑफ कंक्रीट। यहाँ पर क्या किया जाता है बच्चों, वोल्टेज लगभग 30 से 60 वोल्ट यहाँ पर रखा जाता है एट एसी करंट, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। ये बहुत रेयरली यूज होता है, इसलिए यूजली पढ़ाया भी नहीं जाता है, तो बहुत एक्सपेंसिव है और रेयरली यूज होता है, ठीक है। जो नॉर्मल कंक्रीट है जो उसकी स्ट्रेंथ अटेन करता है ये 3 दिनों में, वो क्या होती है, जो नॉर्मल कंक्रीट 28 दिन में अटेन कर रहा है लगभग उसके बराबर आप उसको बांध सकते हैं, वो 3 दिन में ही कर लेता है ना। द सेवेंथ जो प्रोसेस दैट वी सी इज फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट में दिस इज द सेवेंथ स्टेप दैट वी आर सीइंग व्हिच इज फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट। फिनिशिंग किस लिए किया जाता है, सरफेस को बेटर बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे देखिए, पहले सरफेस किस तरीके से दिखाई पड़ रहा था, खुरदुरा सा था, अब देखिए आफ्टर कितना फिनिश सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो ये बेटर अपीयरेंस देने का काम करता है। तो कंक्रीट इज बेसिकली यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बट द अपीयरेंस इज नॉट दैट यूनिफॉर्म टू मेक यूनिफॉर्म फिनिशिंग इज डन। तो कंक्रीट देखो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो होती है पर अपीयरेंस उतनी यूनिफॉर्म नहीं रहती, जिसकी वजह से क्या होता है, दिखने में अच्छा नहीं होता। इसीलिए उसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग भी आप लोग 3 भागों में देखते हैं बच्चों, जैसे कि
सबसे पहले हम फिनिशिंग के प्रोसेस अगर देखें तो 3 प्रोसेस आप लोगों को याद रखने हैं, स्क्रीडिंग, ट्रॉवलिंग, फ्लोटिंग। कौन कौन सा? स्क्रीडिंग, ट्रॉवलिंग एंड फ्लोटिंग। अब किस किस तरीके से रहता है इसको समझिएगा। मैंने क्या क्या बोला? स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग एंड ट्रॉवलिंग, या स्क्रीडिंग, ट्रॉवलिंग एंड फ्लोटिंग। सीक्वेंस इनका रहता है, सबसे पहले किया जाता है स्क्रीडिंग। स्क्रीडिंग मतलब क्या होता है? जो एक्सेस कंक्रीट आप हटाते हो, जैसे मैंने प्लास्टर करने के लिए आपका जो वो है मोटर है, मान लो सरफेस पे मारा, हम तो कंक्रीट की बात कर रहे हैं, अब मैं एग्जांपल लेके बता रही हूँ आपको। तो अब क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा मोटर होता है वो आपने देखा होगा, जो पेंटर या जो प्लास्टर करने वाले भैया होते हैं वो एक्स्ट्रा एक डंडा लेके हटा रहे होते हैं एक्स्ट्रा कंक्रीट, तो इसको स्क्रीडिंग कहा जाता है। फ्लोटिंग क्या होता है? अब देखो, स्क्रीडिंग करने के बाद भी, मतलब एक्स्ट्रा कंक्रीट हटाने के बाद जो इरेगुलरिटीज वहां पे रही होंगी, तो अब उनको हटाया जाता है। उन इरेगुलरिटीज को जब हम हटाते हैं कंक्रीट के सरफेस के ऊपर से, जो स्क्रीडिंग के बाद रह गई हैं, उसको फ्लोटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग कहा जाता है। वहीं अगर हम ट्रॉवलिंग की बात करें, तो ट्रॉवलिंग आपका लास्ट प्रोसीजर होता है फिनिशिंग का। इसमें आपका क्या रहता है? अगेन, जो फिनिश सरफेस मिलता है वो इसी ऑपरेशन के बाद ही आप लोगों को एक फिनिश सरफेस कंक्रीट का यहाँ पर बच्चों मिल पाता है। क्लियर इतनी चीज? तो ये था फिनिशिंग के बारे में थोड़ी एडिशनल जानकारी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रॉवल फिनिश वहां पे कर रखा है। ट्रॉवल इज द लास्ट फाइनल ऑपरेशन दैट वी डू ऑन द फिनिश सरफेस आफ्टर फ्लोटिंग। तो ये ट्रॉवल फिनिश है, ब्रूम फिनिश, पॉलिश फिनिश एंड देन एक्सपोज एग्रीगेट फिनिश। क्लियर? जो वहां पे देखो ट्रॉवल फिनिश वहां पे इस तरीके से आप लोगों को मिल रहा है। और ठीक है, तो ये था आपका फिनिश्ड जो सरफेसेस होते हैं उनके टाइप्स अलग अलग देख रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब अच्छा, ये तो हमने ऑलरेडी कल वाटर सीमेंट रेशो के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है बच्चों, है ना? तो ये वाटर सीमेंट रेशो का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हमें ये देखना है, मिस्टर डफ एब्राहम। ठीक है ना? तो जो फॉर द प्लास्टिक मिक्सचर्स यूजिंग नीट एंड क्लीन एग्रीगेट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन इज गवर्न्ड बाय द नेट क्वालिटी ऑफ वाटर मिक्स पर बैग ऑफ सीमेंट। तो ये जो वाटर सीमेंट का रेशो कॉन्सेप्ट का, वाटर सीमेंट रेशो का जो कॉन्सेप्ट आप लोग देखते हैं बच्चों, ये डफ एब्राहम्स लॉ के अंदर कंसिडर आप लोग करते हैं। ठीक है ना? तो एब्राहम लॉ के हिसाब से इट इज एविडेंट दैट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ओनली अपॉन वाटर सीमेंट रेशो प्रोवाइडेड द मिक्स इज वर्केबल। ठीक है ना? और वाटर सीमेंट रेशो मैंने आप लोगों को बोला था, उसका मतलब सिर्फ फ्लूइडिटी नहीं है, याद रखिएगा। तो अगर आप वाटर का कंटेंट बढ़ाते हैं तो अलॉन्ग विद दैट सीमेंट का कंटेंट वहां पे भी बढ़ता है। ठीक है? तो ये था आपका बेसिकली उसके बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका जेल स्पेस रेशो। तो ये याद रखिएगा थोड़ा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में अब ये बहुत पूछा जा रहा है। ये जेल स्पेस रेशो क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट टू द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द हाइड्रेटेड सीमेंट एंड दैट ऑफ द कैपिलरी पोर्स। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, हाइड्रेटेड सीमेंट टू दैट ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट प्लस दी कैपिलरी पोर्स। ठीक है ना? ये आपका क्या रहता है? जेल स्पेस रेशो रहता है। अब इसके ऊपर बहुत सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, जेल स्पेस रेशो। यहाँ पे न्यूमेरिकल, क्योंकि इसी क्वेश्चन से देखिए न्यूमेरिकल नीचे दिया हुआ भी है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेल स्पेस रेशो बेसिकली क्या है? 0.657 C होल डिवाइडेड बाय 0.319 C प्लस W0। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन, ये बेसिकली इक्वेशन है जो हम जेल स्पेस रेशो में बच्चों यहाँ पे देखते हैं। इसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन भी आप लोगों को जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या सी आप समझ गए होंगे हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, और आपका जो W0 है वो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं। अगर किसी, मैं एक बार बता भी देती हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो सी होता है वो आपका वेट ऑफ सीमेंट यहाँ पर रहता है, जबकि जो W0 होता है वो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वाटर रहता है। तो सी क्या है? वेट ऑफ सीमेंट, और W0 वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वाटर। लिखना है तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं बच्चों। C is your weight of cement or W0 is the volume of mixing water, right? So numerical अगर आप देखेंगे, calculate the gel space ratio and theoretical strength of sample of concrete made with 500 gram of cement with water cement ratio as 0.55 on the full hydration day। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला यहाँ पे सेम अप्लाई किया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूले को पुट करके यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है ना? सी क्या होता है? वेट ऑफ सीमेंट होता है, वो आप लोगों को गिवन है। और यहाँ पे W0 इज द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वाटर, तो यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशो 0.55 दे रखा है आप लोगों को, तो वहां से आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वाटर को भी। क्लियर? तो यहाँ से आपका जेल स्पेस रेशो का आंसर निकल कर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे स्ट्रेंथ अलग अलग कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है, ये टेस्ट के अंदर भी हम लोग देखेंगे वैसे।
तो ये हम अभी जब टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो हम इसको उसी के साथ लेंगे बच्चों, ठीक है। अभी टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एडिशनल डाला हुआ है, टेस्टिंग के साथ ही स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है यूकेपीएससी जो आपका जेई का लाइव बैच है तो वो चल रहा है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिविल मेक इट इजी सिविल के ऐप पर जाएं और वहाँ पे आपको इसका थंबनेल मिल जाएगा। वहाँ पे आप इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड MIE। नेक्स्ट इज योर RRB जेई टेक्निकल बैच। यहाँ पर अगेन दिवाली ऑफर्स यहाँ पर रहने वाले हैं, लगभग 50% ऑफ आप लोगों को मिलने वाला है यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना। तो टेक्निकल बैच यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा और कूपन कोड आपको इसमें अप्लाई करना है, अगेन MIE अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे भी। फर्दर आपका NHPC जो जेई है, यहाँ NHPC जेई ऑलरेडी यहाँ पे तो अब एग्जाम ही होने वाला है, ठीक है। बट यहाँ पर भी सारी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं आपके पास, आपके लिए। SSC जेई और पोस्टपोन हो गया है, आप सभी को पता ही होगा। तो अगर आप SSC जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ SSC जेई की टेस्ट सीरीज जो कि 10+2 इनिशियली निकाला गया था, 2 टेस्ट आपको फ्री दिए जा रहे हैं और 10 टेस्ट आपके पेड हैं, और जिसके लिए आपको बहुत ही नॉमिनल अमाउंट उस टाइम पे 149 रुपीज यहाँ पे रखा गया था बच्चों। लेकिन अब यहाँ पर आपके PYQs का सेक्शन भी यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है, आपको PYQs भी कराए जाएंगे, तो वो भी आपको थोड़े दिनों में देखने लग पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा आपको जो अमाउंट है, अमाउंट भी यहाँ पर हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अमाउंट हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब कम कर देंगे अमाउंट, क्योंकि काफी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो आपका पढ़ना जरूरी है, पैसे जरूरी नहीं है, आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो थोड़ा सा हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं ताकि जो नॉमिनल बच्चा है वो भी इसको अफोर्ड कर पाए। तो बच्चों इसी के साथ जैसे कहते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं कंक्रीट के टेस्ट से। सेशन को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।